कि आपके कार्य, आपके अनुभव आगे सभी सदस्यों को जरूर प्रेरणा देंगे। अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन चलाने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो आगे इस पद पर आसीन होने वालों को प्रेरित करते रहेंगे। जो लेगेसी आपने स्थापित की है, राज्यसभा उसका अनुसरण करेगी, देश के प्रति अपनी जवाबदेही के अनुसार कार्य करेगी। इसी विश्वास के साथ आपको पूरे सदन की तरफ से, मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आपने देश के लिए जो कुछ भी किया है, इस सदन के लिए जो कुछ भी किया है, इसके लिए सबकी तरफ से ऋण स्वीकार करते हुए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन। नाज़रीन, चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे जम्मू के हवाले से, क्योंकि जम्मू के बठंडी और डोडा में एनआईए की तरफ से कार्रवाई हुई है। वो बताया जा रहा है कि डोडा में 3 जगह पे एनआईए ने छापामार कार्रवाई की है और महकमे जंगलात के रिटायर्ड जो अफसरान है, डीएफओ और उसके साथ साथ एक ऑफिसर के घर पे ये कार्रवाई की है एनआईए ने, और कई अहम दस्तावेज जो है वो वहाँ से बरामद किए गए हैं। तफसीलात हम अपने साथी से भी इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। अपने साथी से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी ये कार्रवाई जारी है डोडा में और बठंडी जम्मू में। महकमे जंगलात के रिटायर्ड अफसरान हैं, उनके घर पे आज सुबह सुबह एनआईए की कार्रवाई और एनआईए ने उनके घरों पे छापामार कार्रवाई की है। कुछ अहम दस्तावेज जो है बताया जा रहा है कि उनके घरों से हासिल किए गए हैं और महकमे के हवाले से कुछ मामलात को लेकर ये कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि डोडा में और जम्मू के बठंडी इलाके में एनआईए की तरफ से कार्रवाई जो है वो छापामार कार्रवाई का सिलसिला अभी भी जारी है। 3 जगहों पे एनआईए ने आज सुबह सुबह रेड डाली है। महकमे जंगलात के रिटायर्ड जो अफसरान हैं उनके घरों पे, जिनमें एक डीएफओ का भी नाम बताया जा रहा है, एक डीएफओ है और उसके साथ साथ कोई रिटायर्ड जो सेक्शनल ऑफिसर है उसके घर पे कार्रवाई जो है एनआईए की तरफ से की जा रही है। वसीम जो डोडा से हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। वसीम से हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे पूरे मामले को लेकर। क्या अभी कार्रवाइयाँ जारी है, किन मामलात को लेकर ये कार्रवाइयाँ हुई है? जाहिर सी बात है अगर महकमे जंगलात के अफसरान हैं तो महकमे के हवाले से कार्रवाई होगी और बताया जा रहा है कि ये रिटायर्ड हो चुके हैं जिनके घरों पे ये कार्रवाई हुई है। तो हम तफसीलात जो है अपने साथी से इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। वसीम, खैर मकदम में आपका बताया जा रहा है कि डोडा में भी 3 जगह पे एनआईए ने कार्रवाई की है और जो महकमे जंगलात के रिटायर्ड अफसरान हैं उनके घर पे छापामार कार्रवाई है, जिसमें एक डीएफओ का भी नाम सामने आ रहा है। क्यों ये कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अभी तक तफसीलात सामने आ रही है? जो है सामने निकल कर नहीं आया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक ही जगह पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही थी, लगभग 6 जगहों पे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। आपको बताना चाहिए सईद महमूद शाह जो डोडा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी का इनका इलाका रहता है और वहां पे इस तरह का जो है मामला सामने निकल के आया। और आपको बताना चाहिए अलग अलग लोकेशंस पे हमने देखा कि अलग अलग लोकेशंस पे इस तरह की जो है इन्वेस्टिगेशन जारी थी, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी और पुलिस थी और सीआरपीएफ मौजूद थी। आपको बताना चाहिए जो टेरिंग फंडिंग का मामला सामने निकल के आया था कुछ टाइम पहले, उसी को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी थी। और आपको बताना चाहिए लगभग 1 साल पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसी तरह से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अपनी जारी की थी और अलग अलग लोकेशंस पे जो है छापामारी की थी और वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए थे, उनसे पूछताछ की थी। लगभग आज 5 घंटे के बाद ये इन्वेस्टिगेशन जो है अभी कुछ देर पहले खत्म हुई, वहीं से हम अभी वहां से निकल के आए हैं। आपको बताना चाहेंगे इसमें किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है, मगर जरूर उनसे जानकारी ली गई है। लगभग 6 लोकेशंस पे, अलग अलग लोकेशंस पे इन्वेस्टिगेशन जारी थी और उनसे पूछताछ की गई है। सुनने में भी आ रहा है कि
उनसे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उनसे पूरी तहकीकात उनसे हुई है कि किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और कब वो चलिए रिटायर हुए। वसीम, ये खबर पे सारी नजर बातें- बनाए रखिए। वसीम, खबर पे नजर बनाए रखिए। दोबारा से आपके साथ जो है आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। डोडा के 6 जगह पे एनआई की तरफ से कार्रवाई है और बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग का मामला है जिनको लेकर तहकीकात हो रही है और जो महकमे जंगलात के रिटायर्ड अफसरान हैं उनके घरों पे भी कार्रवाई हुई है। नाज़रीन, बात जरा मंशियात के हवाले से करेंगे। इस साल के जो आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं और काफ़ी चौंका देने वाले आदाद-ओ-शुमार है, क्योंकि अगर हम मंशियात की बात करें, ड्रग्स की बात करें, तो नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो इस मंशियात की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जहां वालिदैन पे भी फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को रोके, इसके साथ साथ हमें एकजुट होकर एक जो समाज का हमारा फ़र्ज़ है वो समाजी फ़र्ज़ हमें अदा करना होगा और हमें नौजवानों को इस लत से बाहर निकालने के लिए कोशिश करनी होगी। 18,000 के करीब जो मंशियात में मुब्तला नौजवान हैं, अब उनमें जो उन्होंने नशीली दवाइयाँ खाई है, अब उनमें हेपेटाइटिस सी पाया गया है। मतलब मंशियात की दवाई लेने की वजह से अब वो दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। ये आदाद-ओ-शुमार जो है ये अब सामने आ रहे हैं। जो ताज़ा सर्वे हैं उसमें ये चौंका देने वाले इंकिशाफ सामने आए हैं कि जो नौजवान मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, अब वो हेपेटाइटिस सी में इन्वॉल्व हुए हैं और 18,000 के करीब जो नौजवान हैं उनमें हेपेटाइटिस सी पाया गया है। तो कितना ख़तरनाक हो रहा है ये, समाज के लिए कितना ये ख़तरनाक साबित हो रहा है कि पहले ही हमारे जो नौजवान हैं वो इस लत की तरफ जा चुके हैं। रोकने के लिए सरकारी सतह पे भी काम जो है जारी है, अवामी सतह पे भी काम जारी है, मगर हमें इस काम में और ज़्यादा पहल करनी होगी कि हमें अपने नौजवानों को किस तरह मंशियात से बाहर निकालना होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर जो है काम करने की ज़रूरत है। मगर अब जो मंशियात में मुब्तला लोग हो चुके हैं, नौजवान हो चुके हैं, अब वो हेपेटाइटिस सी के शिकार हो रहे हैं और 50% से ज़्यादा जो नौजवान हैं, जो आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, वो हेपेटाइटिस सी में जो है इन्वॉल्व हो गए हैं। अब उनमें हेपेटाइटिस सी पाया जा रहा है। एक नशे की वजह से अब दूसरी बीमारियों में ये नौजवान जो है मुब्तला हो रहे हैं। सईद तजम्मुल से हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे इस मामले को लेकर जो ये आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। तजम्मुल, खैर मकदम है आपका। एक सर्वे के मुताबिक जो आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, 18,000 के करीब ऐसे नौजवान जो नशे की लत में मुब्तला हुए थे, अब उनमें हेपेटाइटिस सी पाया गया है। एक जो सर्वे के मुताबिक ये रिपोर्ट जो सामने आई है, ये तो चौंका देने वाले इंकिशाफ किए हैं जो सर्वे, जिन्होंने ये सर्वे किया है, जिनकी वजह से ये सर्वे सामने आया कि जो नौजवान नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस सी जैसी मुज़िर बीमारी में भी मुब्तला हो रहे हैं। सईद रऊफ फारूकी, जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 से 3 वर्षों के दौरान नशीली अद्वियात में लगातार 18 साल से 35 उम्र साल के बच्चों तक ये अब लत लग चुकी है और इसमें कोई दोहराई नहीं, कबाहत नहीं है कि जम्मू कश्मीर में, ख़ुसूसन वादिया कश्मीर में, जो इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो मुंसलिक OPDs है, वहाँ पर रोज़ाना यानी योमिया बुनियादों पर 1 से 50 के करीब जो है बीमारों की तशखीस जारी है। ये बड़ी अहम खबर है कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 वर्षों के दौरान करीबन 78% इजाफा हो चुका है। यानी बीते बरसों में अगर आपके पास पेशेंट 40 आते थे, आज की डेट में इसका 78% इजाफा कर दीजिएगा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में नशीली अद्वियात का कारोबार और इसमें तबाही का मंजर जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। इंजेक्टेबल्स के साथ साथ नशीली अद्वियात में आप गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, हीरोइन का इस्तेमाल किया जाता है और कई मौकों पर हमने देखा कि 18 से लेकर 35 बरस तक के बच्चे और बच्चियों में अब इंजेक्शन लगवाने का रिवाज जो है नशीली अद्वियात के तौर पर, नशे में चूर ये बच्चे जो हैं अब हेपेटाइटिस सी के शिकार हो चुके हैं। अब हेपेटाइटिस सी के शिकार होने का मतलब ये है कि जो योमिया बुनियादों पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में माहिर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अरशद के मुताबिक इन बच्चों में जिस्मानी तौर पर कमजोरी आ जाती है, पूरा अहले खाना जो है इसमें मुलविस हो जाता है और बड़ी बात यह है कि इसमें करोड़ों रुपया जो है खर्च हो जाता है, क्योंकि जो नशीली अद्वियात का बदकिस्मत से कुछ लोग इस्तेमाल करने लगे हैं जिनकी उम्र 18-35 के दरमियान
बताए जाते हैं। इसमें जेंडर की इन्वॉल्वमेंट दोनों साइड से है और यह भी बताया जाता है कि इसमें करोड़ों रुपया का जो है माली बोझ जो है वो वालिदैन पर पड़ा है। मैं आपको अपना जाती मुशाहिदा बताऊं, कुछ दिन पहले मेरा शुमाली कश्मीर का दौरा था तो मैंने एक रिटायर ब्यूरोक्रेट को, बड़े ओहदे पे जो रिटायर हुआ है, उसने बच्चा जो है वो उससे सिगरेट भी मांगता था, फिर 50 रुपया मांगता था, उसके बाद फिर 100 रुपया मांगता था 5 मिनटों के अंदर अंदर। यानी बेबसी वालिदैन की या जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी देखी जा सकती है। लेकिन इस बीच में जब इन बच्चों पर घर आते वक्त, घर से जाते वक्त, जो इस वक्त चौथी, पांचवी, छठी जमात में ही है, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल लौटते वक्त वापसी पर उन पे ये बुरे असरात पड़े हों। बारीक बीनी के साथ वालिदैन को और बुजुर्गों को अपने बच्चों और बच्चों पर नजर रखने की जरूरत है। कश्मीर में ये फिगर जो आए हैं, इससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर होश हमने नहीं लिए तो शायद इसमें इजाफा मजीद हो सकता है। मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक बाकी अस्पतालों के भी एदाद शुमार यही कहते हैं। नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में जेंडर बेसिस दोनों में अब न सिर्फ लड़के लड़कियां इंजेक्टेबल्स, ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा और टैबलेट खाने के आदी हो चुके हैं और घर में आकर मामूली बात पर झगड़ते हैं, मामूली बात पर ये इरिटेट हो जाते हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि माहिर नफ्सियात की माने तो बच्चों पर बहुत ज्यादा बारीक बीनी से नजर रखने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। तजमुल, कितना खतरा है ये, क्योंकि जो लोग मंशियात में ऑलरेडी इन्वॉल्व हुए हैं, हमारे जो नौजवान हैं, अब उनमें हेपेटाइटिस सी पाना, ये कितना उनके लिए खतरा है? और जो माहिरीन हैं वो इसके लिए क्या कुछ एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को कि आप कैसे बच्चों को बचा सकते हैं इन अब दोनों जो चीजें, दोनों जो बीमारी, एक तो नशे की लत लगना और ऊपर से ये जो मुहलिक बीमारी है हेपेटाइटिस सी, इसमें इनका इन्वॉल्व होना, तो इसके लिए क्या कुछ राय दे रहे हैं माहिरीन? देखिए, माहिरीन से मेरी बात हुई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से जो माहिरीन हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं या माहिर नफ्सियात है, उनके मुताबिक अगर इस चीज पे काबू नहीं पाया गया, जिस वक्त ड्रग एडिक्ट शख्स जो होगा उसे ड्रग नहीं मिलेगा, तो वो आपने कई मौकों पर देखा होगा कि खुदकुशी के वाकयात में भी इजाफा हुआ। हमने बिरजा बडगाम को नंबर 1 पाया, श्रीनगर को नंबर 2 पाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नशेली अद्वियात न मिलने से या इस पर रोक लगने से एट ए टाइम या इस बच्चे पर नफ्सियाती तौर पर दबाव डालने से यह खुदकुशी तक कर जाता है। हालांकि हमने जो आंकड़े गुज़श्ता हफ्ते दिए गुलिस्तान नेटवर्क ने, उसमें हमने कहा कि हो सकता है जाती मामलात हों, लेकिन उसमें नशेली अद्वियात का, ड्रग एडिक्शन का भी एक मामला है। यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है? हेपेटाइटिस सी का शिकार होने के बाद अगर इस बच्चे को बर वक्त इलाज नहीं मिला, क्योंकि माहिर नफ्सियात के मुताबिक और रोजाना योमिया बुनियादों पर 40 से 50 जो बच्चे या बच्चियां जो हैं 18-35 की उम्र के दरमियान उनका ओपीडी में इलाज मुआवजा चलता है और करीबन इन पर 3 महीने नजर रखने की जरूरत है। सुपरविजन ऑफ कंसल्टेंट्स एंड डॉक्टर। तजमुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सही तजमुल तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, इधर बात करें तो सियासत के हवाले से ही बात करेंगे, क्योंकि सियासी जो जमातें हैं वो कहीं ना कहीं अवामी राब्ता मुहिम जो है वो बढ़ा रही है। और इस सिलसिले की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं तैयारियां की है जम्मू कश्मीर में, और हर एक जगह पे वो कहीं पैदल मार्च तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अभी जो हरीश सिंह है आम आदमी के पार्टी के सीनियर लीडर, वो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पार्टी का जो मंशूर है, कुछ अहम मामला जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हरीश सिंह क्या कह रहे हैं, हम बराह रास्त आपको जम्मू ले चलते हैं। 15 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी ये जोर शोर से मनाया जाएगा। लेकिन एक अपील हम प्रधानमंत्री महोदय से करना चाहते हैं कि अगर 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर की रियासत की बहाली का अगर फैसला लिया जाता है तो ये उत्साह जम्मू कश्मीर में दोगुना हो सकता है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के दर्जे से डाइवर्स्ट किया गया है। 5 अगस्त 2019 को जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, स्टेट का दर्जा डाइवर्स्ट किया जाना लोगों के लिए एक बहुत बड़ी निराशा का कारण बना है। हमने यूनियन टेरिटरीज से स्टेट बनते हुए देखे, लेकिन यह पहली बार हुआ कि किसी स्टेट को
डाउनग्रेड करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और ये डाउनग्रेडेशन एक स्टेट की नहीं है, लोग भी अपने आप में ये महसूस करते हैं कि उनको भी डाउनग्रेड किया गया है। जम्मू कश्मीर 200 साल पुरानी ऐतिहासिक स्टेट है, जिसे महाराजा गुलाब सिंह ने अपने अनथक प्रयत्नों से क्रिएट किया और 26 अक्टूबर 1947 को इस स्टेट का विलय हिंदुस्तान के साथ हुआ और इस उम्मीद के साथ हुआ था कि यहां के लोगों की जो भावनाएं हैं उनकी कदर हिंदुस्तान में ही हो सकती है। जम्मू कश्मीर के लोगों को अब इंसाफ मिलेगा, हक मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से डेप्रिवेशन हुआ जम्मू कश्मीर का और स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया है, वो हम गैर आईनी भी मानते हैं, क्योंकि गवर्नर रूल लगाकर, गवर्नर की कंसेंट लेकर पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से बिल पास किया गया, इसको डाउनग्रेड करने का, वो सरासर गलत है, वो निंदनीय है। और जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ एक मजाक किया गया है। जहां जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, वही हम कहना चाहते हैं कि जमहूरी निजाम को जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आज भी प्रॉक्सी रूल चल रहा है। यूपी और बिहार से लाए हुए ब्यूरोक्रेट के माध्यम से जम्मू कश्मीर को चलाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, जो कि हमारे संविधान का उल्लंघन है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, एक ऐसा आयन हमें मिला जो दुनिया का बेहतरीन आयन माना जाता है, जिसको हम एक सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उस आजादी के बाद के जो फ्रूट्स मिलने चाहिए थे, जम्मू कश्मीर आज भी उनसे वंचित है। और सबसे बड़ी निराशा हमें इस बात से कि पिछले 3 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं हमें स्टेटहुड से डिप्राइव किए हुए। पार्लियामेंट में यह कहा जाता है कि एप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर स्टेटहुड मिलेगा, और उस एप्रोप्रिएट टाइम को कभी डिफाइन करने की कोशिश केंद्र सरकार ने नहीं की। जोर जबरदस्ती से निजाम को चलाया जाना और इस स्टेट को तोड़ना सरासर गलत है, निंदनीय है। और जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा बहाल होना चाहिए। और प्रधानमंत्री महोदय से हमारी ये गुहार। चलिए, आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने की हिमायत में आई है और उनका कहना है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से अपील कर रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दी जाए। पार्लियामेंट के फ्लोर पर ज़रूर कहा गया जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा, मगर कब दिया जाएगा ये जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। तो उनका कहना है कि यहाँ पे जिस तरह सब कुछ हुआ है वो सही नहीं था, अब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। चलिए नाज़रीन, आज 9 मुहर्रम हराम है और 9 मुहर्रम हराम के सिलसिले में बडगाम के कई इलाकों के साथ साथ दिल्ली बारामूला में भी आज आज़ादारी के जुलूस बरामद होंगे। तो आज़ादारी के जुलूस बरामद होने के सिलसिले में इंतज़ामिया ने जो है इंतज़ामात किए हैं और कड़े सिक्योरिटी के बंदोबस्त रखे गए हैं, चाहे हम बडगाम की बात करें या दिल्ली बारामूला की बात करें। दिल्ली बारामूला की आवाम के साथ साथ जो वहाँ की कंसर्न अथॉरिटीज़ है, उन्होंने क्या कुछ इंतज़ाम रखे हैं, पहले हम ये आप तक पहुँचाएंगे, फिर अपने साथी मोहम्मद अशरफ डार से भी बडगाम के हवाले से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। एक महकमे ने अपनी तरफ से कोशिश की है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और तावन दे रहे हैं और इंतजामात खात रखा है तसल्ली बख्श। जुलूस बरामद होगा, ये कहाँ से निकलेगा और कहाँ तक ये? जुलूस रिवायती तौर पर इस इमाम बाड़े कदीम, इस इमाम बाड़े जदीद कहते हैं, यहाँ से दिन के 3:30 बजे निकल कर कौमी जो शाहरा है उससे होते हुए हमारे मकबरे आलिया तक जाता है और वहाँ से वापस आके इस ईदी
इसी इमाम बाड़े में इख्तिताम पजीर होता है। ये 3:30 से लेकर 6:30 तक 3 घंटे तक जो ये कौमी शाहरा है ये बंद रहती है, मुअत्तल रहती है, ट्रैफिक मुअत्तल रहती है। मामला में इंतजाम के हवाले से बात कर रहे थे। बडगाम में क्या कुछ इंतजाम है और कहां से आज आजादारी के जुलूस बरामद होने हैं, सीधे मोहम्मद अशरफ डार से हम जानने की कोशिश करेंगे। अशरफ, बताइए कहां से आज बडगाम के जिले में कहां से आज आजादारी के जुलूस जो 9 मुहर्रम के जुलूस है वो बरामद होंगे और कहां पहुंचे और सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम रखे गए हैं? देखिए मुहर्रम की जब हम बात करते हैं और खासकर जब हम छठे मुहर्रम की बात करते हैं तब से लेकर लगातार बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों से आज़ादारी के जुलूस जो है बरामद हो रहे हैं। और आज चूँकि 9वां मुहर्रम है, आज अगर हम देखें बडगाम के बाबुल उलूम से एक आलमी शरीफ बरामद होगा जो कि मरकजी इमाम बाड़ा बडगाम तक होगा, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आज शिरकत करते हैं। ये बाद दोपहर ये जुलूस जो है शुरू होगा। वहीं पर हम बडगाम की जब बाकी इलाकों की बात करें, बेमना की बात करें, हमदना कॉलोनी से भी एक आलमी शरीफ बरामद होगा जो कि गारीपुरा में इख्तिताम पजीर होगा। और भी शाम देर गए तक मुख्तलिफ इलाकों से, छोटे मोटे इलाकों से जो है छोटे मोटे जुलूस जो है आज़ादारी के जुलूस वो भी बरामद हो गए। वो मरकजी इमाम बाड़ों तक जो भी इमाम बाड़े होते हैं वहाँ तक वो अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, पहले ही इस बार जो हमने देखा कुछ डिफरेंट देखने को अगर कुछ मिला वो है बडगाम पुलिस का एक प्लान एडवाइजरी, पहले से उन्हें ट्रैफिक के लिए खातिर का इंतजाम किए हैं, कहीं पर कोई किसी को परेशानी ना हो। जहां पर भी उनको लगेगा इस साइड में आज आज़ादारी का जुलूस है, पहले से एडवाइजरी जारी की जाती है कि कहां से किस एरिया से जो है लोग जाएंगे ताकि वो लोग भी सफर ना हो और जो आज़ादारी के जुलूस है उनमें भी खलल ना पड़े। बडगाम की बाकी अगर हम महकमों की बात करें, खासकर म्यूनसिपलिटी की बात करें, आज सफाई का खातिर का इंतजाम रखे गए हैं और सबीले लगाए गए हैं, चाहे डिपार्टमेंट की हो या प्राइवेट हो, हर जगह आज़ादारों के लिए खातिर का इंतजाम किए गए हैं। इस बार पहले हम देखते थे कि काफी ज्यादा मुश्किलात होती थी लोगों को जो कि हॉस्पिटल जाना होता, मगर इस बार एडवाइजरी से ये जरूर लोगों को राहत मिली कि लोगों को पहले पता चलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ तफसीला देने के लिए। एडवाइजरी से जरूर लोगों को राहत मिली। पुलिस जो है इंतजामिया पहले इन्फॉर्म करती है आप किस रूट पे अपनी गाड़ियां चला सकते हैं। अगर जिस इलाके में जुलूस होगा तो उन इलाके की आवाम के या बाकी जो आवाम है उनको कौन सा रास्ता दिया जाएगा जहां से वो सफर कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आवाम को राहत मिली। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के उर्दू खबरनामे से अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, आबाद रहे, हमें भी अपनी नेक दुआ में याद रखें। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।